हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो आज बेटा हमारे आपको पता है कि जैसे हम लोग अपनी क्लास 11 के थ्योरी के क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहली क्लास हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी। अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो आप आगे अकाउंट्स को कैसे करेंगे। सबसे पहले तभी मैंने फर्स्ट क्लास आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की ली थी। फिर सेकेंड हमारी जो थी वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की थी, जो टीचर्स का सबसे बेस्ट हमारा आंसर क्वेश्चन होता है एग्जाम में पूछने का, बेस्ट टॉपिक है हमारा, और वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आज की हमारी जो क्लास है बेटा, वो है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पार्ट 2 की। और मैंने कल क्लास पार्ट 1 मैंने आपको डाल दिया था। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 देखेंगे, तभी आप दोनों को आपस में रिलेट कर सकेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप कमेंट्स में जरूर बताया करिए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल 5 to 6 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। कौन कौन से हमने प्रिंसिपल्स कर लिए थे बेटा? बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट कर लिया था, मनी मेजरमेंट कर लिया था, गोइंग कंसर्न कर लिया था, अकाउंटिंग पीरियड कर लिया था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कर लिया था, डुअल एक्सपेक्ट कर लिया था। हम लोग को जो आज बेटा स्टार्ट करना है, वो हम लोग को स्टार्ट करना है बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। कब से करना है बेटा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि आइए देखते हैं क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है। एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपको कब होता है। दो वर्ड है इसमें, एक है रेवेन्यू और एक है रिकॉग्नाइज। आइए देखते हैं रेवेन्यू हमने पैसा कब कमा लेते हैं। सपोज बेटा 10th of April को आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। 12th of April को ऑर्डर डिस्पैच हो गया और बिल जनरेट हो गया। और बेटा क्या हो गया? बिल जनरेट हो गया। 15th of April को आपने ये ऑर्डर जो था वो रिसीव कर लिया। फिर आपने 28th of April को आपने पेमेंट दे दी, पेमेंट हो गई। अब आप बताइए बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किस दिन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको 10 तारीख को हुआ जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया था, या आपका जिस दिन ऑर्डर डिस्पैच हो गया था या आपने उस दिन किया, या ऑर्डर जिस दिन रिसीव हुआ या आपने उस दिन किया, या पेमेंट आपने जिस दिन करी उस दिन हुआ। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आपका बिल जनरेट हो जाता है, कहने का मतलब है जिस दिन आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है बेटा, उस दिन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। ना ऑर्डर प्लेस से मतलब है, ना ऑर्डर रिसीव से मतलब है, ना ही पेमेंट से मतलब है। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है बेटा, कंफ्यूजन रहती है कि क्या जिस दिन हम पेमेंट करते हैं उस दिन आपको पैसा मिलता है, उस दिन हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है? बेटा नहीं, आपको रेवेन्यू उस दिन रिकॉग्नाइज हो जाता है जब आपका बिल जनरेट हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात बेटा? क्लियर हो गई? तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। The concept requires that the revenue from the should be included in the accounting records only when it is realized. जिस दिन रियलाइज होगा उसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बात मेन आती है कि कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा या रियलाइज होगा। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहते हैं और रेवेन्यू रियलाइजेशन भी कहते हैं। तो बेशक जिस जिस दिन आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा उस दिन आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा या रियलाइज हो जाएगा। अगर आपको जैसे एग्जाम्पल लिखना नहीं लिखा है मैंने, आप एग्जाम्पल यही वाला आप लिख के आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कि किस किस दिन आपने क्या क्या किया, आप उस दिन के हिसाब से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ये वाला। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, आपके जिस दिन आपने पैसा जिस महीने कमाया और उस महीने आपने जो एक्सपेंसेस किए, उन दोनों को आपस में रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है उस महीने के एक्सपेंस और उस महीने का रेवेन्यू आपस में मैच करना चाहिए। आइए देखते हैं, रीडिंग देखते हैं क्या लिखा है, फिर आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। The process of ascertaining the amount of profit earned or the loss incurred involves deduction of the related expenses from the revenue earned during that period. उस रेवेन्यू या उस एक्सपेंस से आपने कितना कमाया, उन दोनों को आपस में बेटा क्या करना है? मैच करना है। The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states
that expenses incurred in accounting period should be matched with the revenues during that period. It follows from this that revenue incurred to earn these revenue must belong to the same accounting period. अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से ही सारा कुछ बेटा क्लियर होता है आपका. अगर आप एग्जाम्पल नहीं सीखेंगे तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी. देखिए, आपने फेब एंड मार्च का जो शॉप का रेंट था 10,000 रुपए वो नहीं दिया. ठीक है, लेकिन क्या आपने ये एक्सपेंस था हमारा, ये एक्सपेंस था हमारा, लेकिन क्या आपने यहाँ पे जब फेब और मार्च को जब आपने एक दुकान खोली होगी, क्या इन फेब और मार्च में आपने रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज किया होगा? किया होगा. अगर आपने 10,000 रुपए शॉप का रेंट देना था और अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो ये कौन सा बेटा हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग. अब मैचिंग एक्सपेंस कह रहा है कि भले आपने इस रेंट को पे नहीं किया है, लेकिन है तो आपका फेब और मार्च का उसी महीने का जिस महीने आपने उस साल का जिस साल आपने फेब और मार्च में भी रेवेन्यू जनरेट किया है. तो आपका कहने का मतलब है इस शॉप के रेंट को इस फेब और मार्च वाले रेवेन्यू से आपको आपस में मैच करना है, भले आपने पेमेंट करी है या नहीं करी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. दोनों को आपस में मैच करना है. किसको? उस साल के एक्सपेंस से उस साल के रेवेन्यू से. क्लियर होगी बात? भले आपने पेमेंट करी है या नहीं करी, इट डजंट मैटर. क्लियर होगी बेटा बात? कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते क्या लिखा. नेक्स्ट वन स्टेप, फुल डिस्क्लोजर. यहाँ पे 2 मिनट का आपको टाइम दे देता हूँ, आप जल्दी से एक बार दोनों को जल्दी रीडिंग कर लीजिए. जल्दी से फटाफट एक बार रीडिंग कर लीजिए बेटा. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है बेटा कि आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है. आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है अकाउंट्स में. आपको अगर लग रहा है कि ये बात बतानी चाहिए, आप उसमें अकाउंटिंग में लिख दीजिए. आपको फुल डिस्क्लोज, आपको कोई भी बात नहीं छुपानी है. आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कल को चेकिंग हो गई और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा बच्चे. क्लियर हो रही बात? आइए देखते हैं क्या लिखा है. The principle of full disclosure requires that all the material and relevant facts concerning financial performance of the enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes. या तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप फुटनोट बना के दे दीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेंशन तो करना ही बेटा है. This is to enable the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of the enterprise and help them to make the informed decision. ताकि आप उससे पता चल सके कि आपने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया है, और उस फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब कितनी आपकी पोजीशन जो है वो आपकी कितनी अच्छी है, आपके पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, सारी बात आपको फुल्ली डिस्क्लोज करनी है. आपको कोई भी बात छुपानी नहीं. क्लियर होगी बात? कोई डाउट? डन. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अगर एक मेथड बताया जा रहा है, एक मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसी मेथड पे टिके रहें, उसी मेथड पे कंसिस्टेंट रहें, आप टाइम टू टाइम अपने मेथड को चेंज नहीं करेंगे. अगर आप मेथड को चेंज करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को हर साल मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस साल कोई और मेथड है, अगले साल कोई और मेथड है. जो आपका अकाउंटेंट है वो यही कह देगा कि आपके मेथड चेंज करने की वजह से ही हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया, तो आप क्या कर लेंगे. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अपने मेथड पे टिके रहना है, आपको अपने मेथड इतनी जल्दी चेंज नहीं करना.
क्लियर होगी बात? The accounting information provided by the financial statement would be useful in drawing conclusion regarding the working of the enterprise only when it allows comparison over a period of time as well as with the working of other enterprises. तभी वो फायदेमंद माना जाएगा, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे माने जाएंगे जब हम अपना प्रॉफिट को एक्चुअल तरीके से निकाल पाएंगे, उससे कंक्लूजन निकाल पाएंगे और हम अपनी दूसरी कंपनीज के साथ जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनके साथ कंपेयर कर पाएंगे. Thus, both interfirm and interpeer companies are required to be made. This can be possible only when accounting followed by the uniform and the consistent over the period of time. ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रिंसिपल्स का कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे, अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे. हर एक अपने अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. आपको देखना है कि आपका कौन सा मेथड अच्छा है और आपको उसी मेथड पे टिके रहना है. क्लियर होगी बात? आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी बहुत अच्छा है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट. ये कहता है बेटा कि आपको प्ले सेव करना है. प्ले सेव करने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि 6 महीने बाद प्रॉफिट होने वाला है, आप उसको ना दिखाइए. लेकिन अगर आपको पता है कि 6 महीने बाद लॉस होने वाला है, आप उसको आज ही से दिखाने लग दीजिए, ये कोई बात नहीं. लेकिन प्रॉफिट आपको नहीं दिखाना है, अगर लॉस है तभी दिखाना है. क्लियर होगी बात? कोई डाउट? पक्का? इससे क्या होता है कि आपके जो प्रॉफिट्स है वो ज्यादा ओवर स्टेटेड ना हो जाए. प्रॉफिट जो है वो ज्यादा क्या ना हो जाए बेटा, ओवर स्टेटेड ना हो जाए और आपका गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बन जाए. प्रॉफिट होना था ना हुआ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखा दिया, दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? तो बिल्कुल होगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव आल्सो कॉन्फिडेंस providing guidance for recording transactions in the books of account and is based on playing safe. The concept says that conscious approach should be adopted in certain income so that profits are not overstated. क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? अब आपको पहले मैं ऑब्जेक्टिविटी बताऊंगा, फिर मैं आपको मटेरियलिटी बताऊंगा. और लास्ट दो ही बचे हमारे. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने परचेज किया कोई चीज और अगर आपके पास उसका बिल नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अगर आपके पास बिल है आप तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे. इसी बिल को हम कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट. इसी को हम कहते हैं वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पे इतने रुपए का हुआ है. तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा उस ट्रांजेक्शन का, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अपने पर्सनल जजमेंट पे आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. The concept of objectivity required that accounting transactions should be recorded in the objective manner, free from the bias of the accountants and others. This can be possible when each of the transactions is supported by verifiable document or voucher. For example, the transactions for the purchase of material may be supported by the cash receipt for the money paid if the same is purchased on cash या copy of invoice या delivery charge अगर आपने क्रेडिट पे लिया है तो. भले आप कैश पे लें, भले आप क्रेडिट पे लें, लेकिन आपके पास एक बिल होना या एक वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. क्लियर होगी बात? कोई डाउट? आगे पढ़ते मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको मटेरियल फैक्ट आपको नोट करने हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके अकाउंटिंग में फर्क आ जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हार्डवेयर की शॉप पे आप गए होंगे, वहां पे जो नेल्स होती हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं. नेल्स होती हैं जैसे होते नहीं है, 0.75 इंचेस होती हैं, 0.5 की होती हैं, 1 इंच की होती हैं, 1.5 की होती हैं और जिसको पेंच कहते हैं, पेंच होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. अब आपने कभी देखा होगा ये सब ऐसे ही पड़ी रहती है. एक इधर से काउंटर बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं और वहीं पे आपकी सारी ये कीले पड़ी होती हैं. इसका मतलब कीले कीले पड़ी रहती हैं. ठीक है. तो अब एक हार्डवेयर इतनी बड़ी शॉप के लिए ये जो नेल्स हैं इसको ना भी रिकॉर्ड करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ये मटेरियल नहीं है था. इतना ये मटेरियल फैक्ट नहीं है. अगर दिखाएंगे भी तो अलग अलग नहीं दिखाएंगे, एक साथ दिखा देंगे भाई कि नेल्स हमारे पास 10,000 की हैं. चलो भाई बात खत्म हो गई. तो एक हार्डवेयर के लिए ये इमटेरियल फैक्ट है. हार्डवेयर के लिए कौन सा फैक्ट है? इमटेरियल. लेकिन अगर वहीं पे अगर ये कारपेंटर है, कारपेंटर के पास एक बैग होता है, उस बैग में उसकी नेल्स रखी है भाई, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या ये कारपेंटर अगर अकाउंटिंग कभी करेगा तो उसके लिए नेल्स कौन सी फैक्ट हो गई? मटेरियल फैक्ट हो गई बेटा. तो ये वर्ड टू वर्ड आपके या अमाउंट वेरी करता है कि आपको चेक करना है कि क्या ये आपके लिए मटेरियल है या नहीं है. क्या आपको ये अकाउंटिंग में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए. क्लियर होगी बात?
The concept of materiality requires that the accounting should focus on material facts. Effort should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income. अब आप खुद बताइए कि आप अगर आगे ऐसे ऐसे नीड्स दिखाते रहेंगे, क्या ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है? भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट है. द क्वेश्चन arises here is what is the material fact? भाई material fact होता क्या है? The materiality of the fact depends on its nature and the amount involved. या अब नेचर, जैसे मैंने नेचर भी बताया आपको हार्डवेयर और कारपेंटर का, या बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व हो, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो भी फिर आपके लिए मटीरियल हो जाता है. Any fact would be considered material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of the informed users of the financial statement. आपको लग रहा है कि इस मटीरियल फैक्ट की वजह से सामने वाले के डिसीजन पे इफेक्ट आ सकता है, तो बेटा आप उसको जरूर 110% उसको दिखाइएगा. क्लियर होगी बात? कोई आउट? डन? फाइनल? तो ये हमारे बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स आपके खत्म हो गए जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स में थे. उम्मीद है ये बहुत इजी थे. उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी, पहला पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी. और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमारी सारी क्लासेस के साथ और ऐसे ही प्यार हमको देते रहेंगे. जैसे कि मैंने कहा था, आपकी क्लास के एंडिंग में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है. आप इस पे जरूर आप अपने डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरी आप उससे पूछ सकते हैं. और इंस्टाग्राम आईडी पे आप ले सकते हैं, लेसन कॉमर्स के नाम से बेटा आएगा. लोगो यही आएगा जो मेरी फोटो के ऊपर लिख कर आ रहा है, ऐसे लिख के LL आ रहा है, यही आएगा हमारा बेटा. ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छे से क्लास समझ में आई होगी. अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा इसको जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी और बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं. चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. उम्मीद है आप बहुत ज्यादा खुश होंगे हमारे से और ऐसे ही हमको प्यार देते रहेंगे. थैंक यू सो मच बेटा.